आज हम एक ऐसे बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो ब्रॉड रेंज में डिजीजेस कॉज करता है और उसका नाम है स्टेफिलोकोकस। इस लेक्चर में हम फुल डिटेल में स्टेफिलोकोकस क्या है, स्टेफिलोकोकस जो है वो कौन कौन सी बीमारियां कॉज करता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टेफिलोकोकस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, स्टैफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि ग्राम स्टेनिंग में पर्पल कलर का नज़र आता है और इसकी अगर हम कॉलोनीज देखें तो वो क्लस्टर लाइक होती हैं ग्राम स्टेनिंग में। इसके अलावा ये नॉन मोटाइल है, ये मूव नहीं करता। ये वाला बैक्टीरिया नॉन स्पॉर फॉर्मिंग है, इसके कोई स्पॉर नहीं बनते। फैकल्टेटिव एंड एरोब्स हैं, ये दोनों कंडीशन में, एरोबिक और एनएरोबिक दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज है स्टैफ के बारे में, स्टेफिलोकोकस के बारे में। इसके अलावा इसकी तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, स्टैफ ऑरियस, स्टैफ एपिडर्माइडस, स्टैफ सैप्रोफिटिकस। जो सबसे विरुलेंट और सबसे खतरनाक है वो है स्टैफ ऑरियस। इसके अलावा स्टैफ एपिडर्माइडस ये स्किन पे पाया जाता है और ये नॉर्मली इन्फेक्शन कॉज करता है उस सूरत में जबकि स्किन कोई कहीं कट लगे, कोई भी रास्ता स्किन के जरिए से अगर इसको ब्लड में जाने का मिल जाए तो ये ब्लड में जाकर जो है आर्टिफिशियल वेल्व्स जो लगते हैं हार्ट में या इम्प्लांट्स जो होते हैं वहां पर जाके ये ज्यादातर इन्फेक्शन कॉज करता है, या एंडोकार्डाइटिस भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कॉज कर सकता है। स्टैफ सेप्रोफिटिकस ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूटीआई कॉज करता है इन फीमेल। तो यूटीआई कॉज बाय स्टैफ सेप्रोफिटिकस। इसके अलावा हैबिटेट की बात करें तो स्टैफ जो होता है वो स्किन का नॉर्मल फ्लोरा होता है। नॉर्मल फ्लोरा ये नॉर्मली स्किन के ऊपर सर्वाइव कर सकता है, लेकिन डिफरेंट कंडीशन में ये बीमारी भी कॉज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह रहा हूँ कि स्टैफ स्किन का नॉर्मल फ्लोरा है तो इसका मतलब ये है कि स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, अगर इम्यूनो डेफिशिएंसी हुई बॉडी के अंदर तो ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है स्किन के ऊपर। या दूसरी कंडीशन ये है, अगर कोई नॉर्मल फ्लोरा अपनी जगह चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल, अगर ये स्किन का नॉर्मल फ्लोरा है, ये ब्लड में आ जाए तो ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो इन्फेक्शन कॉज करने के दो मेन रीजन हो सकते हैं जो आपने याद करने हैं। एक तो जब अपनी जगह चेंज करते बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा, या पेशेंट जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए तो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करने का चांस मिल जाता है। ये नेजल कैविटी में पाया जा सकता है और म्यूकस मेम्ब्रेन्स में पाया जा सकता है स्टैफ। तो ये डिफरेंट लोकेशंस है बॉडी में जहां पर स्टैफ मौजूद हो सकता है। इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जरिए से जो है वो स्टैफ एक दूसरे से फैल सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है स्किन के जरिए से। लेट्स फॉर, अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन है जो कि स्टैफ की वजह से है, अगर कोई दूसरा पर्सन उससे हाथ मिलाता है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन दूसरे में जा सकता है, इन केस अगर उसको कोई वूंड हो या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो। फोमाइट्स के जरिए से, लाइक टॉवल, तौलिया अगर हर कोई यूज कर रहा है तो अगर उस पर स्टैफ है तो बेसिकली उसमें एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसमिट हो सकता है। या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए से भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं एक दूसरे को। कैथीटर्स या इम्प्लांट्स के जरिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे विरुलेंस फैक्टर, आखिर क्या इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बॉडी में इंफेक्शन फैलाने में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें तीन बेसिक कंपोनेंट्स हमने पढ़ने हैं, स्ट्रक्चरल एंजाइम्स और टॉक्सिन्स। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में तीन पढ़ने हैं, कैप्सूल, प्रोटीन ए, एंटीकोइक एसिड। कैप्सूल, अब चूंकि ये एक कोकाय है, राउंड इन शेप होता है और इसके ऊपर कैप्सूल होता है। अब नॉर्मली जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा बैक्टीरिया जिसके ऊपर ऑलरेडी एक कोट है, कैप्सूल है, तो उसको डिस्ट्रॉय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से इसका सर्वाइवल बॉडी के अंदर, ऐसे बैक्टीरिया जिसके ऊपर कैप्सूल है उसके सर्वाइवल के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन ए। अब इस बैक्टीरिया के ऊपर, स्टैफ के ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं प्रोटीन ए। अब ये प्रोटीन ए एंटीबॉडीज जो कि इम्यून सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसको क्या ब्लो कर देती है। कैसे? अब एंटीबॉडीज के दो हिस्से हो सकते हैं, एक होता है एफसी पोर्शन
जो कि टेल वाली साइड पर होता है एंटीबॉडीज के, और एक होता है फैब पोर्शन। अब जो एफसी पोर्शन है, बेसिकली ये न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस के साथ अटैच होता है और उनको एक्टिवेट करता है। ठीक है, अब ये प्रोटीन ए जो है, प्रोटीन ए जो कि बैक्टीरिया के ऊपर लगी हुई है, ये एफसी पोर्शन को खुद अटैच कर लेता है। अब ये दूसरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करवा सकता। अब जब एक्टिवेट नहीं करवाएगा तो इसका क्या मतलब है, बैक्टीरिया अपने आप को बचा लेगा इम्यून सिस्टम से, क्योंकि एंटीबॉडीज ने आगे जाकर जो है वो डिफरेंट इम्यूनोलॉजिकल सेल्स को एक्टिवेट करना है और जो है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन बैक्टीरिया उस ऐसा करने से पहले ही इन एंटीबॉडीज को ब्लॉक कर देते हैं बाय अटैचिंग एफसी पोर्शन विद इट्स प्रोटीन ए। तो इस तरह ये बच जाता है। इसी तरह टिकोइक एसिड, अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम पॉजिटिव के ऊपर जो है वो टिकोइक एसिड होता है। ये टिकोइक एसिड इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवाने में इन्वॉल्व होता है। अब डिफरेंट एंजाइम्स डिस्कस करने हैं। कोएगुलेज, कोएगुलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि क्लॉट बनाने में इन्वॉल्व होता है, और जब क्लॉट बनता है तो बैक्टीरिया जो है वो इम्यून सिस्टम से बच जाता है। तो कोएगुलेसी एक ऐसा एंजाइम है स्टैफ जो कि कोएगुलेस एंजाइम बनाता है, और इसको डायग्नोस भी किया जाता है। लैब में कोएगुलेस टेस्ट होता है जिससे हमें पता लग जाता है ये स्टैफ हो सकता है। अब कैटालेज, अब कैटालेज जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया कैटालेज बनाता है। कैटालेज क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ के वाटर और ऑक्सीजन में बना देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब इससे होता क्या है, ये बैक्टीरिया जो है वो बच जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे एंजाइम्स बना रहे हैं। तो कैटालेज, और इस सारे स्टेप जो है वो कैटालेज पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कोएगुलेज सिर्फ स्टेप ऑरियस बनाता है, बाकी एपिडर्माइडस और सैप्रोफिटिकस कोएगुलेज नहीं बनाते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइल्यूरोनाइडेज भी एंजाइम बनाता है ये बैक्टीरिया। अब ये करता क्या है, स्किन के ऊपर अगर मैं कहूं कि स्किन है, ये क्या है, स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, और डिफरेंट कंडीशंस में लाइक सेलुलाइटिस में ये इन्फेक्शन जो है वो फैल रहा होता है स्किन के नीचे। क्यों? क्योंकि ये हाइल्यूरोनाइडेज बनाता है जो कि आगे डिस्ट्रक्शंस कर रहा होता है स्किन की। नेक्स्ट लाइपेज, ये भी इन्वॉल्व होता है। लाइपेज ये ऑयली स्किन को पे सर्वाइव करने पे इंपॉर्टेंट होता है। ऑयली स्किन पे स्टैप जो है इस तरह सर्वाइव कर पाता है। और डीएनए जो है ये क्या करता है, पस में आपको पता है कि सेल्स होते हैं और उनके डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है और उसकी विस्कोसिटी को, पस की विस्कोसिटी को कम कर देता है, जिससे स्टैफ के सर्वाइवल चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो स्टैफ ये सारे एंजाइम इस वजह से बनाता है ताकि ये बॉडी में सर्वाइव कर पाए, और जितना सर्वाइव करेगा उतना ज्यादा इन्फेक्शन फैलता जाएगा। इन्फेक्शन का मतलब यही होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हो रही है और वो मर कम रहा है। इसी तरह टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है ये डिफरेंट, हीमोलाइसिन टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन करता है, और ये डायग्नोसिस में, लैब डायग्नोसिस में भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये ब्लड एगर प्लेट्स पर जो है वो बीटा हिमोलाइसिस भी करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, हीमोलाइसिन। इसी तरह एंटेरोटॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करता है ये, जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। अब ये प्री फॉर्म पहले से ही अगर कोई खाने के जरिए किसी खाने में टॉक्सिन्स हैं जो कि स्टाफ ने बनाए हुए हैं, और अगर वो खा ले टॉक्सिन तो उसको डायरिया, वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है। अब ये एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन जो है वो स्किन की उतरना शुरू हो जाती है। ये भी एक कंडीशन है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन्स की वजह से होता है। इसी तरह टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1, इससे शॉक हो जाता है। अब ये एक ऐसा TSST1 टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिससे शॉक होता है। अब शॉक में क्या होता है, फीवर हो जाता है, सुवेयर जो है वो हाइपोटेंशन हो जाता है, और इवेंटली जो है पर्सन शॉक में चले जाता है। तो ये डिफरेंट 4 किस्म के टॉक्सिन है, हीमोलाइसिन, एंटेरोटॉक्सिन, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन और TSST1। इसके अलावा अगर हम पैथोजेनेसिस देखें, लाइक स्किन पे कोई कट लगा है और वो कट लगा है, तो ये बैक्टीरिया जो है स्टैफ, ये स्किन से जो है वो ब्लड में जा सकते हैं, और ब्लड में जाएगा तो बैक्टीरियमिया होगा, बैक्टीरिया का ब्लड में आना, और इस तरह ये सेप्सिस कॉज कर सकता है, डिफरेंट सिस्टेमिक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, जो कि अभी हमने डिस्कस करने हैं, जो कि इसकी पैथोजेनेसिस में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप होती है स्टैफ की, वो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस होता है। स्टैफ ऑरियस की एक टाइप है जो कि
मेथिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, उससे नहीं मरता, तो उसको हमने एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मरसा। अब ये क्यों रेजिस्टेंट होता है? ये बीटा लैक्टम से नहीं मरता, जैसे ये पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उससे ये बैक्टीरिया कभी भी नहीं मरेगा। मरसा इस टाइप की एक टाइप है मरसा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि इसके पास एक जीन होती है मैक ए जीन। मैक ए जीन जो है इस मरसा में कुछ मॉडिफिकेशन करती है, जिसकी वजह से पेनिसिलिन या बीटा लैक्टम ड्रग्स काम नहीं कर पाती इसके लिए फिर हम दूसरी वैनकोमाइसिन जो है वो ड्रग्स देनी पड़ती हैं। और ये मरसा जो है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड भी हो सकता है और कम्युनिटी एक्वायर्ड भी हो सकता है, मतलब बाहर से भी लग सकता है और हॉस्पिटल के अंदर से भी जो है वो मरसा से इन्फेक्ट हो सकता है कोई। इसके अलावा स्टैफ की इन्फेक्शन देखें तो हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, जो स्किन के जितने इन्फेक्शन होंगे, फिर है सिस्टेमिक इन्फेक्शंस और लास्ट है टॉक्सिन मीडिएटेड इन्फेक्शंस। अब जो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है इसमें इम्पेटाइगो आता है। इम्पेटाइगो में बेसिकली बॉयल छाले बनते हैं, जब वो फटते हैं तो क्रस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, येलोइश क्रस्ट, जो कि इम्पेटाइगो होता है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? स्टैफ की वजह से हो रहा है। इसके अलावा फॉलिकुलाइटिस। अब जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो हेयर्स हैं, उसकी जो बेस है, जड़ें हैं, ये स्किन है, यहाँ पर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर जो है वो पिंपल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि बेसिकली इन्फेक्शंस होते हैं हेयर फॉलिकल्स का। इन्फ्लेम होना शुरू हो जाता है यहाँ पर, और ऊपर जो है वो छाले बनना शुरू हो जाते हैं हेयर फॉलिकल्स के इर्द गिर्द, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉलिकुलाइटिस। इसके अलावा फ्यूरंकल्स हो सकते हैं। फ्यूरंकल्स बेसिकली फॉलिकुलाइटिस से नेक्स्ट स्टेज जो होती है फ्यूरंकल्स की होती है, जो कि छाले बनते हैं, जो कि डीप होते हैं, डीप चले जाते हैं हेयर फॉलिकल्स के। और कार्बंकल्स, जब बहुत ज्यादा फ्यूरंकल्स, लेट्स सपोज अगर ये एक हेयर फॉलिकल है, ये दूसरा हेयर फॉलिकल्स है, इन सब में क्या है? डीप फ्यूरंकल्स हो गए। इन सब अगर ये आपस में मिल जाए, इन सब को मिलाकर के जो है वो कार्बंकल बनता है। तो फॉलिकुलाइटिस से फ्यूरंकल, फिर फ्यूरंकल से कार्बंकल्स। नेक्स्ट इसके बाद है सेलुलाइटिस। ये भी स्किन इन्फेक्शन है और ये सीवियर किस्म का होता है, मोस्टली लेग पर जो है वो सेलुलाइटिस होता है। इसमें स्किन स्ट्रेच हो जाती है, इसमें रेडनेस हो जाती है, हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, तो इसमें सेलुलाइटिस के केस में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉज बाय द स्टैफ। इसके अलावा एब्सेस बनना शुरू हो जाती है डिफरेंट टिश्यूज में, जो है कैविटी में जो है वो पस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम एब्सेस कहते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टैफ जो है वो ऑरियस फायोजेनिक पस बनाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिस्टेमिक इन्फेक्शन में बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जस्ट बैक्टीरिया का ब्लड में प्रेजेंट होना, और ये पेशेंट जो है वो सेप्सिस में भी जा सकते हैं। इसके अलावा एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। इसके अलावा निमोनिया, ऑस्टियोमाइलाइटिस, बोन के इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं, बोन में इन्फेक्शन हो सकता है, और सेप्टिक आर्थराइटिस, जॉइंट स्वेलिंग, पेन हो सकती है। तो ये बेसिकली डिफरेंट सिस्टेमिक इन्फेक्शन है जो कि स्टैफ की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा टॉक्सिन मीडिएटेड कौन से होते हैं? फूड पॉइजनिंग, जो कि जाहिर सी बात है एंटेरोटॉक्सिन्स की वजह से जो है वो फूड पॉइजनिंग होती है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है वो TSST एक ऐसा टॉक्सिन होता है जिसको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1 कहते हैं, जो कि शॉक क्रिएट करता है, जिसमें फीवर हो सकता है, उसमें ब्लड प्रेशर का लो हो सकता है और पेशेंट जो है वो शॉक में जा सकता है। इसके अलावा स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्फेंट्स में होती है, और निकोल्स की जो है साइंस होते हैं, बेसिकली स्किन को जरा सा भी हल्का सा भी प्रेशर लगे तो वहां से स्किन उतरना शुरू हो जाती है स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम के केस में। इसकी लैब डायग्नोसिस में स्पेसिमेन कौन कौन से हो सकते हैं? पस हो सकते हैं, ब्लड हो सकता है, स्पुटम, यूरन और स्वैब। अब स्वैब में नेजल भी हो सकता है और वुंड स्वैब भी हो सकता है। अब इसमें करते क्या, माइक्रोस्कोपी में जो है वो स्टैफ नजर आएगा, क्लस्टर्स की शक्ल में कल्चर करेंगे तो ब्लड एगर के ऊपर इसकी कॉलोनीज गोल्डन येलो कलर्स की बनती है, और इसमें बीटा हिमोलिसिस भी देखी जा सकती है। अब इसमें बायोकेमिकल में कैटालेस, सारे स्टैफ जो है वो कैटालेस पॉजिटिव होते हैं, जबकि कोएगुलेस और ये सिर्फ जो है वो कोएगुलेस पॉजिटिव होता है, जबकि डीएनए जो है वो सारे पॉजिटिव होते हैं। मॉलिक्यूलर में पीसीआर करवा सकते हैं। पीसीआर में हम टॉक्सिन जीन को दे सकते हैं जो कि टॉक्सिन बना रहे होते हैं, और मैक ए जीन को दे सकते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन होती है मरसा के अंदर, जो कि मरसा के सर्वाइवल में हेल्प करती है। इसके अलावा ट्रीटमेंट में जनरल ट्रीटमेंट आपने याद रखना, अगर पास है तो उसको पहले एब्सेस बनी हुई है तो उसको पहले ड्रेन करना है, और उसके बाद जो है वो एंटीबायोटिक थेरेपी इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंसिटिविटी गिवन बाय योर लेबोरेटरी। अच्छा, अब इसमें मर्सा स्टैफ ऑरियस में भी दो चीजें आती हैं।
मेथिसिलिन सेंसिटिव भी हो सकता है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट भी हो सकता है। मेथिलिन सेंसिटिव स्टैफ जो ऑरियस होता है उसके लिए जो जनरल एंटीबायोटिक्स बता रहा हूँ ये वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू दी लेबोरेटरी रिजल्ट। क्लोक्सासिलिन, नेफ्सिलिन और सेफाजोलिन ये डिफरेंट जो है वो एंटीबायोटिक्स है जो कि मेथिसिलिन सेंसिटिव के लिए है, जबकि मर्सा के लिए वेंकोमाइसिन, लिनाजोलिड, डेप्टोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन इस्तेमाल होती है, और जबकि माइल्ड स्किन इन्फेक्शन के लिए जो है वो म्यूपिरोसिन इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये जो है हमने पढ़ा आज स्टैफ के बारे में। स्टैफ क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके कौन-कौन से इन्फेक्शंस कॉज़ करता है बॉडी में और इसकी क्या-क्या ट्रीटमेंट्स हो सकती है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।